की बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बता दें कि बड़ी खबर के साथ इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुबह सवेरे की अगर जानकारी दे दें, एक दुखद खबर के साथ जो है वो शुरुआत करेंगे। और सुबह सवेरे जो है लगभग 6 बजे के करीब तड़के जो है एक बड़ा सड़क हादसा पेश आता है, जिसमें आपको बता दें कि अमृतसर से जो है ये कटरा जो है बस जाती है। और लगभग आपको बता दें कि 70 के करीब इस बस के अंदर जो है वो यात्री सवार थे, और जिसमें लगभग अभी तक जो है वह संख्या यह बताई जा रही है कि 10 की मृत्यु हुई है। मगर ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें पुलिस द्वारा यह कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। और एसएसपी जम्मू द्वारा यह कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। और इससे ज्यादा आपको बता दें कि लगभग जो है 50 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। और जो संख्या बताई गई है कि 70 के करीब इस बस के अंदर सवार थे। और जो है अभी तक हादसों का कारणों का जो है वो पता नहीं चल पाया। जिस बीच अभी तक ये जानकारी मिली है कि बस जो है गहरी खाई में गिरती है। और ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय आपको बता दें कि सीआरपीएफ की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद के साथ जो है तमाम उन घायलों को रेस्क्यू किया गया है। ये जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर घायलों को जो है जो फर्स्ट एड देने के लिए जो है यहां पर लाया गया है। और जिसमें अभी तक जो है कुछ यात्री जो है वो क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है वो अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये बस जो है यूपी नंबर की बताई जा रही है। और ये बस जो है आपको बता दें कि अमृतसर से जो है, जो अभी तक जानकारी मिली है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन ये नहीं बताई गई कि यूपी नंबर की बस है, मगर यह जरूर बताया गया है कि अमृतसर से यह बस जो है वो कटरा की तरफ जा रही थी। और उस बीच जो है ये बस सड़क हादसा जो है वो जजर कोटली के पास जो है पेश आता है, जहां एक पुल से यह बस जो है गहरी खाई में गिर जाती है। और इस गहरी खाई में गिरने के कारण जो है लगभग 70 के करीब बस के अंदर यात्री सवार थे, जिनमें अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से दी गई है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी के साथ साथ लगभग आपको बता दें कि 50 के करीब जो है जो अभी तक यात्री बताए जा रहे हैं। और ये बस की हालत आप देखिए कि बस जो है दुर्दशा जो है इस बस की इस समय साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय जानकारी जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग तड़के सुबह सवेरे ये जो है वो 6 बजे ये सड़क हादसा पेश आता है, जहां सब बड़े ही आराम तरीके के साथ चल रहे थे। और उस बीच जब ये बस गहरी खाई में गिरती है तो आस पड़ोस में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित किया जाता है, और सीआरपीएफ के जवान जो है उसी समय जो है वो मोर्चा संभाल लेते हैं, और स्थानीय लोगों द्वारा मदद की जाती है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और उसी के बाद जो है एम्बुलेंस का वहां पर पहुंचना लगातार इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त जो है एक दुखद सड़क हादसा पेश आया है। और इससे पहले कल आपको याद दिला दें कि डोडा के अंदर जो है वो दुखद हादसा पेश आया था कल देर शाम को, जहां पर अभी तक जानकारी मिली थी कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मगर वहीं पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति उसमें घायल भी है। मगर यहां पर सुबह सवेरे तड़के होते ही यहां पर एक बार फिर से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, वहां पर एक सड़क हादसा पेश आता है। और जजर कोटली की बात करते हैं, और जजर कोटली के निकट यह पूरा सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और ये अमृतसर से बस जो है ये कटरा की तरफ रवाना हुई थी। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एम्बुलेंस में ये घायल व्यक्तियों को जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर लाया जा रहा है, और जिनका ज़रिए इलाज जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आइए सुनवाते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी जम्मू की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। गाड़ी अमृतसर से कटरा की तरफ माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी, और जज्जर कोटली पुल से ये नीचे रोल डाउन हुई है। इसमें तकरीबन 8 लोगों की डेथ हुई है फेटल कैजुअलिटी से, और 30 के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं। जो इंजर्ड लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और बाकी सभी टीम्स, पैरामिलिट्री की टीम्स और एसडीआरएफ, वो पुलिस की मदद कर रही है, लोकल्स भी मदद कर रहे हैं ताकि लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। तो कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन 6 बजे की घटना है। अच्छा, तो कुछ पता चला है अभी कारणों का कि क्या हुआ, किस तरह एक्सीडेंट? हम इवैक्यूएट कर लें और उसके साथ साथ में हम तफ्तीश भी कर रहे हैं कि किन वजह से ये बस रोल डाउन हुई है और एक्सीडेंट का कारण क्या रहा।
तो आपने देखा कि एसएसपी जम्मू जो है वो इस वक्त जो है वो साफ तौर पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और जो घायल है उन्हें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। और इस वक्त आपको संख्या बता दें कि जो एसएसपी की जम्मू की तरफ से कहा गया कि 8 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और कई यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। अतिया, अगर हम देखें कि लगभग जो है तड़के सुबह सवेरे जो है ये बस जो है कटरा की बात करते हैं, कटरा की तरफ रवाना हो रही थी और अमृतसर से ये रवाना हुई थी और उस बीच जब ये झज्जर कोटली पहुंचती है तो ये एक दुखद हादसा पेश होता है, जहां पर ये गहरी खाई की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे जिस बीच जो है ये हादसा पेश आया है? क्या लगता है कि जो चालक है उसे झपकी आई होगी या फिर क्या कुछ वजह रही होगी? क्योंकि मुख्य बिंदु जो है, जो अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस बस में लगभग जो है 50 से अधिक यात्री जो थे वो बस में सवार थे और जिनमें अभी तक की 8 लोगों की मृत्यु बताई गई है और कई सारे यात्री घायल हैं और कुछ यात्री ये भी बताया जा रहे हैं कि क्रिटिकल है। 4 के करीब ये बताया जा रहा है कि 4 यात्री जो है वो क्रिटिकल है। क्या लगता है? जी अनिल, काफी मुश्किल है ये बताना कि आखिर क्या वजह रही होगी जो कि बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन तो ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं आई है। फिलहाल बस इतना ही बताया जा रहा है कि ये बस अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी और झज्जर कोटली की बात की जाए तो वहां पर किसी वजह जो कारण की वजह से जो है ये बस खाई में घिर जाती है और जिसमें पहले बताया जा रहा था कि 10 लोग की मौत हो गई है, लेकिन अब जिस तरीके से आपने डीसी जम्मू को भी सुना है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सिर्फ 8 लोगों की अभी तक मौत बताई जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी जितने भी इंजर्ड लोग थे उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम सुबह सवेरे की बात करें, सुबह सवेरे ये हादसा पेश आया है जब बस अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी और झज्जर कोटली की बात करें तो वहाँ पर किसी कारण की वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और खाई में घिर जाती है। और आप तस्वीर भी देख सकते हैं कितना बुरा हाल जो है बस का हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जो इंजर्ड लोग हुए होंगे और उसके बाद मौके पर ही पुलिस पहुंच जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है और जितने भी लोग इस बस में सवार थे उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है, जहां पर इलाज तो किया जा रहा है। लेकिन अभी स्टेटमेंट यही आ रही है ऑफिशियल्स की तरफ से कि 8 लोगों की मौत जो है वो हो गई है, जहाँ पर इस बस में 50 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जितने भी सवार थे जो लोग उन्हें अभी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये जीएमसी की तस्वीरें हैं जहाँ पर जितने भी इंजर्ड लोग थे उन्हें हॉस्पिटल लिया गया है और मौके पर ही पुलिस वहाँ पर पहुँची है और एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुँची है, जहाँ पे इन जितने भी लोग सवार थे उन्हें लिया जाता है ताकि इनका इलाज जो है वो वक्त पर किया जाए। फिलहाल इलाज जो है इनका किया जा रहा है, लेकिन अभी सिर्फ यही बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो गई है, जहां पर एक काफी दुखद हादसा ये सामने आया सुबह सवेरे। अगर हम बात करें अमृतसर से ये बस कटरा की तरफ जा रही थी, जहां पर झज्जर कोटली में ही जो बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें ही वहां की है जहां पर पुलिस की टीम पहुंची है, सीआरपीएफ की टीम पहुंची है और उसके बाद एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच जाती है ताकि जितने भी इंजर्ड लोग हों उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। आप तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं कि किस तरीके से हालत जो है बस की बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंजर्ड लोग हैं, अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक की इंफॉर्मेशन जो है यही मिली है कि 8 लोगों की मौत होगी। आखिर क्या वजह थी, बस का एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है। जैसे कि G20 समिट हो रहा था, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि कश्मीर में अब माहौल पहले की तरह नहीं होगा, लेकिन फिर से एक हादसा जो है वो सामने आया। अनंतनाग की बात करें, वहां से बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स ने एक शख्स को मार दिया है और वो शख्स उधमपुर से ताल्लुक रखता था। बताया जा रहा है कि वो शख्स मार्केट जाता है और वहां से दूध लाने जाता है और उसी बीच मोटरसाइकिल पे 2 शख्स आते हैं और उस पे जो है फायरिंग कर दी जाती है। उसके बाद वहाँ के लोकल्स की बात की जाए, वो जमा हो जाते हैं और उस शख्स को हॉस्पिटल भी पहुँचाया जाता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल पहुँचते टाइम जो है वहाँ पर जो मुर्दा है वो करार दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर में की जा रही है और अनंतनाग से ये खबर सामने आ रही है। देर रात की बात की जाए, देर रात को ये हादसा सामने आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शख्स दीपक कुमार है जो कि उधमपुर के रहने वाले और ये सर्कस में काम करते थे
और रात की बात की जाए तो ये रात मार्केट निकलते हैं, कुछ सामान लाने जाते हैं। उसी बीच मोटरसाइकिल पर दो शख्स सवार होते हैं, वो वहां से गुजरते हैं और जो विक्टिम थे दीपक कुमार, इन पर गोलियां चलाई जाती है और इसके बाद हॉस्पिटल भी लिया जाता है, लेकिन इनकी वाक़े पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें जिस तरीके से पहले भी संजय शर्मा की बात की जाए, जो कि कश्मीरी पंडित थे, उन्हें भी मार दिया था। जैसे कि उसके बाद लगातार लोग यही मांग कर रहे थे कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बात की जाए, वो सेफ नहीं, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग जो है की जा रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम G20 समिट की बात करें, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कश्मीर में माहौल पहले की तरह नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाकया जो है वो सामने आया है। अनंतनाग जिले की बात करें तो वहां से इस वाकया जो है वो सामने आया। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए आमिर जो अनंतनाग से ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर, बताएगा क्या कुछ मामला निकल के सामने आया है और बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स थे, क्या उनके बारे में कुछ जांच पड़ताल की गई है? जी अतिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाके में कल शाम जो है मिलिटेंट्स ने दस्तक दी और एक आम शहरी को हलाक किया गया है, जिसकी शिनाख्त जो है दीपक कुमार के बतौर हुई है और उधमपुर इलाके से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, वादी कश्मीर की अगर बात करें तो रवा साल में यही देखने को मिला कि जो बीरों रियासतों से लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको बार बार अटैक्स किए जाते हैं, उनको हलाक किया गया है। इस हवाले से सिक्योरिटी एजेंसियां भी चाको चौबंद है और कल शाम इसी हवाले से जो है जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाके में ये वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे नामालूम बंदूक बरदारों ने नजदीकी से दीपक कुमार पर गोलियां चलाई और उसको फिलहाल पहले जख्मी किया और जख्मी सूरत हाल में जब उसको जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया था, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। आपको बताना चाहे कि इस इलाके को बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ किया और हमलावरों की तलाश रात भर जारी थी, लेकिन इस वक्त का क्या माहौल है जंगलात मंडी में, बाकी जो मजदूर वहां पे मौजूद है वो खौफ और हिरास की वजह से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और मकामी लोगों की अगर बात करें, वादी कश्मीर के मकामी लोगों की बात करें जो जंगलात मंडी के इर्द गिर्द रहते हैं, वो भी इस वक्त जो है अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सियासी तबके फिक्र से जो लोग वाबस्ता है उनकी बात करेंगे तो उन्होंने अपना रद्द अमल कल ही पेश किया और उन्होंने इस मामले के हवाले से जो है सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। ये अफसोसनाक खबर कल शाम को जो है जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के जंगलात मंडी से आई है, जहां पे नामालूम बंदूक बरदारों ने नजदीकी से दीपक कुमार नामी मजदूर पर गोलियां चलाई और उसको हलाक किया है। जी अतिया। जी आमिर, बताइएगा जो दीपक कुमार जो विक्टिम है, इनका नाम सामने आ रहा है, ये कब से अनंतनाग में क्या वहां पे रह रहे थे और कितने टाइम से ये वहां पर रह रहे थे? जी अतिया, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे ये काम कर रहा था सर्कस मेला, उधमपुर से ये ताल्लुक रखता था, तो उस सर्कस मेले के हवाले से जब बात करेंगे, ईद के बाद वो सर्कस मेला शुरू हो चुका था, लेकिन अब दीपक कुमार कब से वहाँ पे काम कर रहा है इस हवाले से हमारे पास कोई तफसीलात नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि चंद दिन ही हुए होंगे, क्योंकि अगर हम कुल मिला के इस सर्कस मेले की बात करें, कुल 1 ही महीना हुआ था और दीपक जो है वहां पे बतौर मजदूर काम कर रहा था और इस पर जो कल जो है ये हमला किया गया और नजदीकी से इसे जो नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया और उसको हलाक किया गया है। और इस वक्त जो हालात है वहां पे पुरतनाव है, हर आंख नम है और कश्मीरी लोग भी इस दुख इस दर्द में शरीक है और इस मामले की जो है सख्त अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं। जी अतिया। आमिर, ये जानकारी दीजिएगा कि क्या लगता है कि एक बार फिर से कश्मीर घाटी में सिलेक्टिव टारगेट किलिंग की गई है? हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडित समाज हो या फिर बाहर से आया हुआ तबका हो, वो जो भी काम करता है उसे निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। क्या एक बार फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक डर और सहम का माहौल जो है भारी जो राज्य से लोग आते हैं या फिर जो बाहरी राज्य से यहाँ पर काम कर रहे आते हैं उनके मन में जो है एक जहन में जो है वह डर पैदा किया जाए? हमने देखा कि अमन और चैन की फिजा जो है वो कश्मीर में शुरू हुई थी, मगर देर शाम होते होते उस अमन और चैन की फिजा को जो है वो खून में तब्दील किया गया। अनिल, मैं आपको बताऊं, G20 सम्मेलन जो है कामयाब हो चुका है, तो उसके बाद कहा जाता है कि अब वादी कश्मीर में नुमाया तौर पर तब्दीली देखने को मिली है, लेकिन बार बार ऐसे वाक़ात
रोनुमा होते हैं, जिनसे एक बार फिर जो है इंसानियत शर्मसार होती है और अमन व अमान की सूरत हाल पे सवालिया निशान कायम होता है। आपको बताना चाहेंगे रवा साल की अगर बात करें, बहुत सारे कश्मीरी पंडित की बात करें या बीरू रियासतों से आए मुलाजिमों की बात करें, उनको निशाना बनाया गया और उनको हलाक किया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सूरत हाल ठीक नहीं है और कश्मीरी पंडित के हवाले से जो घर वापसी के बयानात दिए जाते हैं वो अभी खोखले ही साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, खीर भवानी का मेला लगा हुआ था, वहां पे जो है बीरू रियासतों से लोग आए थे, बीरू रियासतों से कश्मीरी पंडित आए थे। जब उन्होंने जराई इब्लाग के नुमाइंदों से बात की तो वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि हम एक बार फिर इस गुलदस्ते में शामिल होना चाहते हैं, वादी कश्मीर में मुकीम रहना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद एक दिन ही ऐसा वाक़ा पेश आना, ये खुद ही एक सवालिया अंदाज पैदा होता है और उनके दिलों पे भी ठेस आई होगी और वो यहाँ आने का अब कैसे सोचेंगे, ये इंतजामिया को भी सोचना चाहिए, साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसी। ये बताइएगा कि जब आपने उनके साथियों से बात की जहां पर ये कार्य करते थे, काम करते थे, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि अभी पूरी तरह से वो मार्केट भी बंद नजर आ रही है और वो जहां पर ये सर्कस यहाँ पर पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी थी, वहां पर भी पूरी तरह से कार्य को ठप कर दिया गया है। क्या लगता है कि जब उन लोगों से आपने बातचीत की तो क्या कुछ खास उनकी तरफ से कहा गया कि दीपक कहां जा रहा था, क्या काम था उसे, और क्या उस समय जब यह वाकया घटा तो उस समय आसपास कौन वो लोग थे? अजी अनिल, वहां पे जो बाकी मजदूर है उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कह रहे थे कि हम सोने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शाम को देर भी हो गई थी, 9:30 के करीब ये वाक़ा पेश आया। तो अनिल कुछ काम के लिए जो है बाहर निकला और इसके बीच ही नामालूम बंदूकबरदारों ने इस पे हमला किया। तो हमने एक ही फायर राउंड सुना, तो जिस नतीजे में हमने पाया, हम बाहर निकले अपने टेंट से तो हमने पाया कि वहां पे दीपक कुमार नामी शख्स जख्मी हुआ था। हमने कोशिश की इसको बचाने की और इसे नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पे डॉक्टरों ने इसे इमरजेंसी वार्ड में लिया और हमें बोला कि आप बाहर ही बैठो। तो उसके पूरी बात डॉक्टर्स वहां से निकले, उन्होंने कहा कि इसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। लेकिन फिलहाल हम बताएंगे जो कि वहां पे बाकी मजदूर बचे हुए हैं तो वो खौफ की वजह से सहमे हुए नजर आ रहे थे और आज दिन भर वो मार्केट जो है फिलहाल बंद ही रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या वो सर्कस मेले में आगे काम करेंगे या खौफ की वजह से इस सर्कस मेले को बंद करेंगे। जी अनिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से इस समय अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे और आमिर का यही कहना है कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वो जहन में जो है डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू कश्मीर की अमन चैन और फिजा की बात करते हैं तो जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो है पूर्ण जोर तरीके के साथ जो है अमन और चैन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर वहीं पर जिहादी मानसिकता और जिहादी मानसिकता के लोग और ये दहशतगर्द जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी को लहू लुहान करना चाहते हैं और जो बाहरी राज्य से आए हुए लोग हैं उनके मन में और उनके जहन में जो है वो डर पैदा करना चाहते हैं। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जिहादी मानसिकता और जो डर खौफ पैदा करने की कोशिश है वो कभी भी कामयाब जो है वो नहीं होगी और वहीं पर हमारी सेना जम्मू कश्मीर पुलिस इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। हालांकि दीपक जी आज हमारे बीच में नहीं है और पूरे परिवार की बात करते हैं तो एक लौता बेटा था जो अभी तक बताया गया है और पूरे परिवार में जो है वो दुखों का पहाड़ जो है कल देर शाम से ही टूट चुका है और पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि इंतजार ये किया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर जब उधमपुर में पहुंचेगा और वो पल होगा कि जब उन्हें नम आंखों से विदाई दी जाएगी। मगर उसी बीच जहां मां की बात करते हैं तो मां का बुरा हाल है जो अभी तक जानकारी मिली है और पूरा परिवार जो है वो सदमे में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं तो जब इस तरह की टारगेट किलिंग होती है तो कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। और अमनो चैन की बात करते हैं तो उस अमनो चैन पर जो है एक बार फिर से उस चांद पर जो है वो दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर उसे सफल जो है वो नहीं होने दिया जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की जानकारी जो है हमारे साथ ही जो है अतिया अपडेट करिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करते हैं, जहां पर सुनहरा अक्षरों की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है वह लगातार कार्य कर रही है। हालांकि जम्मू जू को लेकर जो है कल जम्मू कश्मीर की आवाम को समर्पित कर देगी और यहीं पर सेकंड लार्जेस्ट जू की बात करते हैं तो ये ऐतिहासिक क्षणों की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यह समर्पित हुई है। अतिया, क्या लगता है कि जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करते हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना होता है कि जम्मू कश्मीर को विकसित भारत की तरफ लेकर जाना है और उस नींव पर जो है वो उसी पथ पर जो है वो चलना है और आगे की तरफ जो है जम्मू कश्मीर को भी अग्रसर करना है। हालांकि कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पूरी तरह से निरीक्षण किया और जायजा लिया और किस तरह की वहां की स्थिति है उस पर भी पूरी तरह से नजर गड़ाई। क्या लगता है? जी, जहाँ की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट है, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई चीज़ें जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट की जाती है। पार्क्स की बात करें या फिर ज़ू की बात करें, ऐसा ही ज़ू जो है नगरोटा में भी इनॉग्रेट किया है जम्बू ज़ू नाम से, जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा का यही कहना है कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आएंगे और बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ज़ू जो है 70 हेक्टेयर जो एरिया है वहाँ पर इस जू को बनाया गया है। और नगरोटा की बात करें तो नगरोटा में इस जू को एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया है। इसी पर एलजी मनोज सिन्हा ने एड्रेस भी किया है वहाँ पर। क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है, आइए सुनाते हैं। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है और मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। हर एक सेक्टर में प्रगति की नई ऊंचाई हम छू रहे हैं और जम्बू जू जैसे प्रोजेक्ट समाज में पनपी नई विकास ऊर्जा के प्रतीक स्वरूप है। तो इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की जानकारी आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग और वहीं पर गुजरात की बात करते हैं तो कल देर शाम को जो मुकाबला हुआ, हालांकि कल देर रात जो है एक बार फिर से बारिश के माहौल ने जो है मैच के अंदर जो है वो खलबली डालने की कोशिश की, मगर वहीं पर अंपायरों द्वारा एक निर्णय लिया जाता है। मगर वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं तो 5वीं बार विजेता बनी है और यह काफी ज्यादा उत्साह जो है आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के अंदर देखिए कि रविंद्र जडेजा की एक लास्ट शॉट ने जो विनिंग शॉट थी वो क्षण आपको दिखाएंगे। उस विनिंग शॉट से जो है पूरी तरह से भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन किस तरह से उत्साहित हुए हैं और जो रात के क्षण है इस वक्त हम आपको बता दें कि ऐतिहासिक क्षण है जो 5वीं बार और विजेता जो है घोषित हुई है। हालांकि इससे पहले भी 4 बार विजेता घोषित
घोषित रह चुकी है और एक बार फिर से 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं। तस्वीरें देखिए। तो इसी के साथ आपने देखा कि इस 2023 के आईपीएल का जो है आखिरी जो मैच था वो समाप्त हो चुका है और उसी बीच चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं तो विजेता घोषित की गई है। और वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस और वहीं पर गुजरात के फैंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात के फैंस के अंदर निराशा देखने को मिली और वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के फैंस के अंदर काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला। हालांकि चंद समय के लिए जो है वो जो है नम आंखें तो जरूर हुई मगर वहीं पर सांसें भी थमी हुई थी। मगर उसी बीच जब रविंद्र जडेजा की बात करते हैं तो आखिरी शॉट जब उनकी तरफ से लगाया जाता है तो वो क्षण काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाले थे। चलिए वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरे टीम को और मेरी सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। क्या बोला गया था मैंने? मैं तो नाम लिया था जहां तक मुझे याद है।